सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम संस्कृत कक्षा में आपके लिए एक विशेष प्रकरण लेकर आए हैं जिसका नाम है उच्चारण स्थानानि। हम आज की कक्षा शुरू करने से पहले माँ शारदे का ध्यान करेंगे सभी। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर सकुशल होंगे और इस आज की कक्षा में हम उच्चारण स्थानों के बारे में अध्ययन करेंगे। उच्चारण स्थान से यहाँ तात्पर्य कि हमारे मुख से जिन वर्णों को, अक्षरों को हम उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, उन वर्णों का स्थान निश्चित होता है जो हमारे इस मुखमंडल के अंदर या बाहर होते हैं। जैसे कि कुछ अक्षर जिह्वा से बोले जाते हैं, कुछ तालव्य से बोले जाते हैं, कुछ मूर्धा से बोले जाते हैं और कुछ वर्ण नासिका से भी उच्चारण उनका किया जाता है। तो आज हम विस्तृत रूप से उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में सामान्यतः महर्षि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 8 बताई है। चूंकि यह कक्षा 10वीं का स्तर है तो यहाँ पे उच्चारण स्थानों को विद्यार्थियों को आसान भाषा में समझाने के लिए 11 भागों में प्रमुख रूप से बांटा गया है, जिनमें सबसे प्रथम अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात कंठ जो उच्चारण स्थान है उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। आ, बड़ा आ, कवर्ग, कवर्ग के जो 5 अक्षर हैं का, खा, गा, घा, गा, और है हल और विसर्ग, इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ माना गया है। आप ये वर्ण उच्चारित करके देखेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि इनमें हमारे कंठ का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो जो सबसे प्रथम सूत्र है अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, इसके अंतर्गत आ, बड़ा आ, कवर्ग, है हल और विसर्ग, ये वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, दूसरा सूत्र है इचुयसानाम तालु। ई, बड़ी ई, चवर्ग, चवर्ग के 5 अक्षर चा, छा, जा, झा, या, और ये और सा, तालव्य सकार, इन सब का उच्चारण स्थान तालु है। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे उच्चारण स्थानों को इस तरह बोला गया है कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, नासिक्य। तो यहाँ एक सूत्र आता है व्याकरण का, शरीरावयवाद यत, कि शरीर के अवयवों से यत प्रत्यय होने पर ये इस तरह रूप बनते हैं। जैसे तालु जमा यत प्रत्यय तो तालव्य बना, इस तरह। तो फिर तीसरा सूत्र आता है ऋटुर्सानाम मूर्धा, छोटी री, बड़ी री और टवर्ग, रेरथ और सा, मूर्धन्य सकार, इन सब का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है।
इसी प्रकार जो चौथा सूत्र पाणिनि जी ने बनाया, लिरि तुलसानाम दंता। एक वर्णमाला में शब्द आता है लिरि, उसके बाद तवर्ग, ले, लकार और सा दंत्य, जिसे हम सड़क वाला सा कहते हैं। इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो हमारे दंत माने गए हैं। इसी क्रम से इसमें फिर जो पांचवा सूत्र है, उपोपद्यमानियानाम ओष्टौ, यहाँ पर कहा गया कि उ, बड़ा हु और पवर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, इसके अतिरिक्त यहाँ दो वर्ण और हैं जिन्हें उपदमानीय कहते हैं। पा, फ, इनके सामने अर्ध विसर्ग का चिन्ह होता है, जिसके कारण इनको उपदमानीय की संज्ञा दी गई। इसी क्रम में फिर अगला सूत्र आता है, यम गण नम नासिका च। यह सूत्र थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ कहा गया यम गण नम नासिका च। यहाँ वर्गों के जो पंचम अक्षर बताए हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका कहा, किंतु नासिका के आगे लिखा चा, तो चा का अर्थ यहाँ है और, इसका मतलब नासिका से अलग इनका और भी उच्चारण स्थान है। तो यम गण नम नासिका, इसमें जो पंचम, पांच वर्गों का जो पंचम अक्षर है उनके दो दो उच्चारण स्थान कहे गए हैं। जैसे उदाहरण, सबसे पहले आता है ग, तो कवर्ग में भी आता है, चूंकि कवर्ग में आया है तो इसका कंठ भी उच्चारण स्थान हो गया, और नासिका भी इनका उच्चारण स्थान है, तो इनके दो उच्चारण स्थान हो गए, कंठ और नासिका। उसी प्रकार चवर्ग का ये का भी उच्चारण स्थान तालु भी है, नासिका भी है। उसी प्रकार अणे, टवर्ग का जो अने है उसका मूर्धन्य है और नासिका है। इसी प्रकार नकार, टवर्ग का जो नकार है उसका दंत भी है, नासिका भी है। इसी प्रकार पवर्ग का जो माँ है पंचम अक्षर, उसका ओष्ठ भी है और नासिका भी है। तो हम ये ध्यान रखेंगे इस सूत्र में कि यहाँ चकार इसलिए कहा कि इन पांचों के दो दो उच्चारण स्थान कहे गए हैं। इसी क्रम में छठा सूत्र आता है, एदतौ कंठतालु। अब यहाँ बताया ए और आई दो शब्द हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठतालु कहा। तो अब विद्यार्थी समझेंगे कि यहाँ पर इनके भी दो उच्चारण स्थान क्यों कहे गए। तो आपको बता देते हैं, ए और आई संयुक्त वर्ण हैं। कैसे कि जो ए है वो आ जमा ई दोनों को मिला करके ए बनता है। तो आ का जो उच्चारण स्थान है कंठ हुआ, और इकार का उच्चारण स्थान हुआ तालु, तो इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु कहा। उसी प्रकार आई, ए आई दोनों का उच्चारण, क्योंकि ए और ई से मिलकर के बने तो इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु कहा गया। ठीक इसी प्रकार अगला सूत्र है, ओदौ तौ कंठोष्ठम। ओ और औ ये भी दोनों संयुक्त वर्ण हैं। ओ जो बनता है वो आ जमा ऊ से बनता है, तो आ का कंठ हुआ और ऊ का हुआ ओष्ठ, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओ और औ का कंठोष्ठम कहा। कंठ और ओष्ठ दोनों ही इनके उच्चारण स्थान माने गए हैं। अब इसी क्रम में अगला सूत्र आता है, वकारस्य दंतोष्ठम। वकार का उच्चारण स्थान जो है वो दंत ओष्ठ कहा। क्या कहा? दंत ओष्ठ। अब यहाँ वकार का जो तात्पर्य है, दंत ओष्ठ इसलिए कहा कि
उपूपद्यमान नाम ओष्ठौ, यहाँ पे उकार जो आया है तो संप्रसारण जो होता है उसके माध्यम से उ का जैसे वकार होता है उसमें, इसलिए वहाँ से दंत लिया गया, ओष्ठ लिया गया। और वकार को यहाँ पे दंतोष्ठ दोनों उच्चारण स्थान पाणिनि जी ने प्रदान किए। इसके बाद शब्द आता है जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। इस वर्णमाला में दो और वर्ण माने गए हैं जिन्हें जिह्वामूल्य कहा गया है, का और खा। इनके सामने भी अर्ध विसर्ग का जो चिन्ह होता है, जैसे इनके शब्द होते हैं कप पिबति, तो अर्ध विसर्ग का उच्चारण भी जो सामने जो व्यंजन है उसका आधा बोला जाता है, जैसे कप पिबति, इस तरह से। फिर जो अंतिम सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य, कि अनुस्वार का उच्चारण जो स्थान है वो नासिका कहा गया है। अनुस्वार का अर्थ है पंचम अक्षर का, जब पंचम अक्षर के सामने सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम संस्कृत कक्षा में